पुराने वक्तों की बात है। खालिद नाम का एक गरीब आदमी रोजी तलाश करने के लिए दूसरे गांव की तरफ निकल खड़ा हुआ। उसके साथ वह सारा माल था जो उसने अपनी जमीन जायदाद बेचकर जमा किया था। घूमते घूमते वह भीमगढ़ नाम के गांव पहुंच गया। इस गांव में उसका कोई ठिकाना न था। चलते चलते उसे एक टूटी फूटी झोंपड़ी नजर आई। लग रहा था इसमें कोई नहीं रहता। अगर ऐसा ही है तो मैं इसी झोंपड़ी में रह लूंगा। जब तक मुझे रोजगार नहीं मिलता मुझे कुछ दिन यही बिताने होंगे। खालिद अपनी पैसों भरी थैली वहां नीचे रखकर थोड़ी देर आराम करता है। अब काफी देर हो गई है। लगता है वाकई इसी झोंपड़ी में कोई नहीं रहता। ओह ये क्या? ये तो कोई पुराना संदूक लग रहा है। पता नहीं किसका होगा। अगर कोई वापस न आया तो बाद में खोल कर देख लूंगा। तब से खालिद इसी झोंपड़ी में रहने लगा। अगले दिन वह अपना सामान इस झोंपड़ी में रखकर गांव के अंदर पहुंचा और तलाश करते करते जमींदार के घर पहुंच गया। अस्सलामु अलैकुम जनाब जमींदार, मेरा नाम खालिद है और मैं इस गांव में रोजगार तलाश करने को दूसरे गांव से आया हूं। मैंने सुना है कि आप इस गांव के जमींदार हैं और आपके यहाँ मुझे काम मिल सकता है। अच्छा तो तुम दूसरे गांव से आए हो, मगर यहाँ तुम्हारा क्याम का बंदोबस्त कैसे होगा? देखो मेरे पास जमीन बहुत है और नौकर भी बहुत है, मगर जो जगह मेरे पास है वहां पहले से बमुश्किल 10-15 नौकर रहते हैं, तो तुम्हें पहले रहने का बंदोबस्त करना पड़ेगा। जमींदार साहब, मैं अपने गांव से आते वक्त अपनी सारी जायदाद बेचकर काफी रकम लेकर आया हूं। वैसे तो मेरा रहने का बंदोबस्त हो गया है। गांव के बाहर एक पुरानी झोंपड़ी है, उसी में मैं रह रहा हूं। कुछ दिनों में थोड़ी सी जमीन लेकर घर भी बनवा लूंगा। अच्छा तो तुम उसी पुरानी झोंपड़ी में रह रहे हो। उस झोंपड़ी में कई साल पहले एक बूढ़ा आदमी रहता था, मगर बाद में वो कहां चला गया मालूम नहीं। तब से उसका कोई पता नहीं। तुम्हारे पास तो पैसा है, फिर तुम रोजगार की तलाश में मेरे पास क्यों आए हो? अपना कोई व्यापार क्यों नहीं शुरू कर लेते? नहीं जनाब जमींदार, मेरे पास सिर्फ 485 सोने के सिक्के हैं, जो थोड़ी जमीन खरीदने और घर बनवाने में खत्म हो जाएंगे। इसके बाद तो मुझे काम करना ही पड़ेगा, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। अच्छा ठीक है, कल से तुम मेरे खेत में काम कर सकते हो। खालिद के जाने के बाद जमींदार दिल ही दिल में हंस रहा था। कौन इतना बेवकूफ होगा जो अपने साथ लाए पैसों के बारे में किसी से ऐसे बता दे? मुझे किसी तरह इस बेवकूफ का सारा माल उससे छीनना होगा। यही रात जमींदार अपने आदमियों को बुलाकर बोलता है, देखो मबीन और सईद, गांव में खालिद नाम का एक आदमी आया है जो कुछ दिन पहले हमारे गांव आया है, मगर आते वक्त वो अपने साथ बहुत सारा माल आया है। हम सोच रहे हैं कि इसी खालिद ने मेरे घर से पैसे चुरा लिए हैं। इस बात का झूठा इल्जाम लगा देंगे और गांव के मुखिया से उसके घर की तलाशी लेने को कहेंगे, और मुझे ये भी पता है कि उसके पास कितना दौलत है। हम कल गांव में अफवाह फैला देंगे कि खालिद एक चोर है और इसका सारा माल छीन लेंगे। वाह सरकार, क्या दिमाग पाया है। वाकई आपकी अक्ल का तो कोई जवाब ही नहीं। अगले दिन गांव के चौराहे पर जमींदार, मुखिया और दूसरे गांव वालों को बुलाया जाता है। सुनो सुनो गांव वालों और मुखिया जी, कल रात मेरे घर में खालिद नाम का एक शख्स डकैतियां करने आया है जो इस गांव का बिल्कुल नहीं है, और मैंने उसे अपने घर की सारी बातें बता दी और अपने पास काम भी दे दिया था, और उसी रात वो मेरे घर में घुसकर चोरी कर गया है। पर जमींदार जी, भला दूसरे गांव के शख्स को तुम्हारे तिजोरी में रखे पैसों का कैसे पता चल गया? मुखिया जी, मेरा भोलापन मार खा गया। कल रात वो खालिद मेरे घर पर काम ढूंढने के बहाने आया था। बेचारा अपनी गरीबी की कहानी सुना रहा था और मुझे उस पर तरस आया, और मैंने उसे अपनी सारी बातें बता दी और उसे अपने यहाँ काम भी दे दिया, और उसी रात उसने चोरी की है। पर क्या तुम्हें पता है ये खालिद जिसके बारे में तुम मुझसे बात कर रहे हो वो कहाँ हो सकता है? हम मुखिया जी, हमें पता है वो कहाँ रहता है, मगर उसे मालूम नहीं कि उसने मेरे घर में चोरी की है। इस बात की मुझे खबर है और मेरे पास ये पक्की इतला है कि वो कुछ दिन इस गांव में रुककर आपके घरों से भी चोरी करेगा और गांव के कुछ अमीर किसानों को भी लूटेगा। बहुत शातिर चोर है वह। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसने मेरे घर में घुसकर 485 सोने के सिक्के चुरा लिए हैं। अगर हम जल्दी उसके घर जाकर तलाशी न ले तो शायद वह सारा माल कहीं और छिपा दे। अच्छा तो ये बात है, चलो जल्दी चलते हैं, अभी उसे जाकर अच्छा सबक सिखाते हैं, तभी उस चोर की अक्ल ठिकाने आएगी। तभी सब गांव वाले और मुखिया जमींदार के साथ खालिद की झोंपड़ी के बाहर पहुंच जाते हैं। एक चोर के बच्चे, बाहर आ, वरना दरवाजा तोड़कर अंदर आना पड़ेगा। बाहर आ जल्दी। उफ, सुबह सुबह इतनी जोर से कौन चिल्ला रहा है, देखना पड़ेगा। खालिद घर के बाहर आता है। इंतजार करें, इंतजार करें। आप लोग इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? उस झोंपड़ी में कोई रहता ही नहीं था, इसलिए मैं कुछ दिन के लिए उसी में रह रहा हूं। मैं दोपहर तक चला जाऊंगा। क्या हम सब तुम्हें बेवकूफ समझ रहे हैं जो हम तुमसे इस टूटी पुरानी झोंपड़ी के बारे में पूछ रहे हैं? तुम इस गांव में घुस आए हो और तुमने जमींदार के घर में चोरी की है। चोरी? मैंने क्या? नहीं साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की। अगर चाहें तो आप जमींदार साहब से पूछ लीजिए। मैं तो आपके यहाँ नौकर की नौकरी के लिए आया था।
मैं चोरी क्यों करूंगा? अब इतना ड्रामा बंद करो। मुझे मालूम है तुमने ही मेरे घर से चोरी की है। मैं पुख्ता दावा कर सकता हूं कि तुम्हारे पास मेरे 485 सोने के सिक्के हैं। जमींदार साहब, आपको तो ये बात मैंने ही कल बताई थी कि मेरे पास 485 सोने के सिक्के हैं। देखो कैसे चोर अपनी सफाई दे रहा है। चोरी तो चोरी, ऊपर से झूठी सफाई। मखिया साहब, फौरन उसके घर की तलाशी लीजिए। ये बहुत शातिर चोर है। चलो सब लोग उसके घर देखो, कहीं सोने के सिक्के मिलेंगे या नहीं। जी मखिया साहब, चले सब लोग। मगर मखिया साहब, मेरी बात तो सुन लीजिए, मैंने चोरी नहीं की। गांव वाले खालिद के घर की तलाशी लेते हैं तो वही थैली जिसमें खालिद ने सोने के सिक्के रखे थे मिल जाती है। लो मखिया साहब, उसके घर में बहुत सारे सोने के सिक्के मिले हैं। क्या? तो खुद को गरीब कहकर बैठा था। फिर ये इतने सिक्के कहां से? नहीं मखिया साहब, ये पैसे मैंने अपनी सारी जमीन और जायदाद बेचकर जमा किए थे और नई जिंदगी की तलाश में यहां आया था। देखो कैसे झूठी सफाई दे रहा है। अब देखते हैं झूठ बोल रहा है या सच। अगर उसके पास 485 सिक्के मिले तो तेरे लिए खैर नहीं। गांव वाले सिक्के गिनने लगते हैं। हाँ जमींदार साहब, इसमें तो 485 सिक्के ही हैं। देखा, चोर पकड़ा गया। मतलब ये सारा माल जमींदार साहब का है। नहीं मखिया साहब, आपकी यहाँ गलतफहमी हो रही है। लगता है ये जमींदार की सोची समझी साजिश है। वह मेरा माल मुझसे छीनना चाहता है। अब बस नौजवान, तुम्हारी चोरी साबित हो गई है। खैर कहो कि तुम पर अभी तक तशद्दुद नहीं हुआ। आज रात तक इस गांव से दूर चले जाओ और कल यहां मत दिखना। अगर आए तो लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये कहकर सब लोग वहां से चले जाते हैं। ए अल्लाह, मैंने किसका बुरा किया है कि आज मेरे साथ ये सब हो रहा है? खालिद सोचता है और जोर से रो पड़ता है। रोते रोते उसकी नजर संदूक पर पड़ती है। अरे, मैं तो उस संदूक को खोलना ही भूल गया। देखता हूं उसमें कुछ मिल जाए। कुछ अच्छा मिल गया तो बहुत मदद हो जाएगी। जैसे ही खालिद ने उस संदूक को खोला, एक रोशनी बाहर निकल आई और संदूक से एक गहरी आवाज आने लगी। देखो खालिद, मुझे तुम्हारी हालत का इल्म है। इस वक्त तुम बहुत परेशान हो क्योंकि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, जैसे मेरे साथ हुआ था। फिर आप कौन हैं और आप उस संदूक के अंदर क्या कर रहे हैं? मैं इस गांव का पुराना मखिया हूं। कुछ साल पहले की बात है, जब मैं इस गांव का मखिया था और मेरा बच्चा छोटा था। तब उसी जमींदार ने मुझे धोखा देकर मेरी कई जमीनें अपने नाम करा ली और मुझे मारकर उस संदूक में बंद करके दरिया में फेंक दिया था। मगर उस वक्त मैं मर नहीं गया था। मेरी रूह अभी भी उसी संदूक में कैद थी। बहते बहते वह संदूक कुछ चोरों के हाथ लगा। वे चोर संदूक उठाकर जंगल ले गए। मगर जैसे ही उन्होंने संदूक खोला, उन्हें सिर्फ मेरी लाश मिली। कई महीने ऐसे ही गुजर गए। कुछ दिन बाद वहां से एक साधु गुजरा। उसने तुरंत मेरी बेचैन रूह को पहचान लिया और मुझे संदूक से बाहर निकलने का हुक्म दिया। उस साधु को पहले ही सारी आग का पता था। कायनात की भलाई के लिए तुम्हें इस दुनिया से जल्द निजात पाना होगा। मगर चूंकि तुम एक अटकी हुई रूह हो, तुम्हें आजाद करने के लिए किसी मेहनती और ईमानदार आदमी की जरूरत होगी। दिल से साफ और नियत से पाक ऐसा शख्स चाहिए होगा। जैसे ही वो शख्स इस संदूक को खोलेगा, तुम जल्दी इस आलम से आजाद हो सकोगे। फिर एक बूढ़े लकड़हारे ने मुझे जंगल से उठाकर उसी घर में रख दिया। कुछ साल पहले ही वह बूढ़ा लकड़हारा बीमारी के कारण फौत हो गया। अब लगता है वो वक्त आ गया है। तुम ही हो जो मुझे इस दुनिया से आजाद करा सकते हो। अच्छा, मगर तुम्हारी रूह को किस तरह सुकून मिलेगा? सुकून के लिए मुझे उस जमींदार का अंजाम देखना होगा। उसने मेरे जैसे कई लोगों को बेवकूफ बनाया है, जिस तरह आज तुम्हें बेवकूफ बनाया गया है। मगर एक मसला है, मैं चाह कर भी उस संदूक से दूर नहीं जा सकता। इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद दरकार है। कैसी मदद चाहिए आपको? मैं करने के लिए तैयार हूं। मुझे भी अपना माल इसी जमींदार से वापस चाहिए। तुम्हें इस जादुई संदूक के सामने अपनी ईमानदारी साबित करनी होगी। तुम्हें अपनी सच्चाई साबित करने के लिए 3 नेक काम करने होंगे। ठीक है, फिर मैं दूसरे गांव जाकर लोगों की मदद करूंगा और अपनी ईमानदारी, सच्चाई और नेक अमाल के जरिए वापस आकर सबूत दिखाऊंगा। अच्छा, पर तुम जल्दी लौटना, क्योंकि ये जमींदार इस गांव के मखिया के खिलाफ भी बड़ी साजिश रच रहा है। हाँ ठीक है, मैं जल्दी लौट आऊंगा। खालिद सूरज निकलने से पहले ही दूसरे गांव की तरफ निकल पड़ता है। वह बहुत दूर चलने के बाद एक गांव की सरहद के करीब पहुंच जाता है। लगता है मैं दूसरे गांव पहुंच गया। देखते हैं मैं क्या कर सकता हूं। कुछ देर चलने के बाद खालिद एक मस्जिद के पास पहुंच जाता है। थोड़ा विराम लेकर वह मस्जिद के बाहर कुछ देर बैठकर आराम करने का इरादा करता है। इसी वक्त वह देखता है कि एक बूढ़ा बुजुर्ग मस्जिद की तरफ आ रहा है, जिसके पैरों से खून बह रहा था। बाबा, आपके पांव से खून बह रहा है, आपको तकलीफ नहीं हो रही? बेटा, मैं क्या करूं? मैं बहुत गरीब हूं। मैं इतना बूढ़ा हो गया हूं कि अब कोई काम ही नहीं कर सकता। बस इसी मस्जिद में रहता हूं और यहां वहां भीख मांग कर गुजारता हूं। पैरों में कंकर और कांटे चुभ गए हैं, इसलिए ऐसे हो गए हैं।
ठीक है बाबा, तो ये काम कीजिए, आप मेरी ये चप्पल पहन लीजिए। मैं कोशिश करूंगा काम करके अपने लिए दूसरी चप्पल ले लूंगा। सच में बेटा, तुम बहुत नेक हो। आज कई लोगों ने मेरी तरफ देखा मगर किसी ने मदद नहीं की। तुम पहले हो जिसने मेरी तकलीफ समझी। अल्लाह तुम्हारा भला करे बेटा। खालिद अपनी चप्पल वही बूढ़े बुजुर्ग को देकर आगे बढ़ जाता है। चलते चलते वो कुछ फासले पर देखता है कि एक दरवेश पेड़ के नीचे बैठा है जो बेहाल लग रहा है। अस्सलामु अलैकुम दरवेश साहब, अल्लाह आपका भला करे। कहो बेटे, क्या समस्या है तुम्हें? दरवेश साहब, मैं ठीक तो हूँ मगर आप कुछ बेहाल लग रहे हैं, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? हाँ बेटा, समस्या तो है। मैं 2 दिन से एक कतरा पानी तक नहीं पी सका। बहुत प्यास लगी है और ऊपर से ये गर्मी भी बहुत ज्यादा है। ठीक है दरवेश साहब, मैं आपके लिए पानी ला कर देता हूँ कहीं से। बेटा, इस गांव में कहीं दूर तक पानी नहीं है, बहुत से कुएं सूख चुके हैं। दरवेश साहब, आप फिक्र न करें, मैं आपके लिए जरूर पानी तलाश करूंगा। शुक्रिया बेटा, अल्लाह तुम्हारा भला करे। खालिद पानी की तलाश में निकल पड़ता है। वह दूर दूर तक पानी ढूंढता है मगर कहीं भी पानी का कतरा तक नहीं मिलता। ए अल्लाह, ये तीसरा कुआं भी सूख निकला। खालिद तलाश करते करते चौथे कुएं के पास पहुंच जाता है। ये क्या, इसमें थोड़ा सा पानी दिख रहा है मगर ये कुआं बहुत गहरा है। फिर भी मुझे कुछ करके दरवेश साहब की प्यास बुझानी होगी। ए ऊपर वाले, मदद कर। खालिद धीरे से कुएं में उतरता है और एक बोतल पानी भरकर वापस निकल आता है। गर्मी बहुत तेज थी और ऊपर से खालिद नंगे पांव चल रहा था, इसलिए उसके पैर भी बहुत जल रहे थे। ए अल्लाह, इतनी गर्मी में तो मेरे पैर ही जल जाएंगे। एक काम करता हूं, इस पेड़ के पत्ते अपने पैरों के नीचे बांध लेता हूं, थोड़ी राहत मिल जाएगी। खालिद एक पेड़ के नीचे बैठकर पत्ते तोड़कर अपने पैरों के नीचे बांधने लगता है, जिससे उसे कुछ सुकून मिलता है। खालिद पानी लेकर दरवेश साहब के पास आता है। ये लीजिए बाबा, मैं आपके लिए पानी ले आया हूं। खालिद दरवेश साहब को पानी पिला देता है। ए नौजवान, तुम्हारा भला हो, तुमने आज इस प्यासे को पानी पिलाकर बड़ा नेक काम किया है। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? तुम इस गांव के मालूम नहीं होते? जी दरवेश साहब, मैं इस गांव का नहीं हूं, मैं किसी खास मकसद के लिए यहां आया हूं। खालिद अपनी सारी कहानी दरवेश साहब को सुना देता है। अच्छा, ऐसी बात है बेटा, तुम वाकई नेक दिल इंसान हो। खालिद दरवेश साहब की दुआ लेकर आगे बढ़ जाता है। मैंने 2 अच्छे काम तो कर लिए, अब तीसरा काम क्या हो सकता है? ऐसे सोचते सोचते खालिद जंगल से गुजरता हुआ जा रहा था। तभी उसे एक जख्मी हिरण जाल में फंसा हुआ दिखता है। ए अल्लाह, किसने इस मासूम हिरण को इस जाल में बांधा होगा? लगता है कोई शिकारी होगा। मुझे इस हिरण को जल्द से जल्द इस जाल से आजाद करना होगा, वरना पता नहीं शिकारी इस बेचर के साथ क्या करेगा। खालिद उस हिरण को जाल से आजाद कर देता है। हिरण वहां से तेज दौड़ लगाकर भाग जाता है। थोड़ी देर बाद एक शिकारी आता है। ये क्या, इस जाल में तो अब तक हिरण फंस जाना चाहिए था, मैंने इसी तरफ ही हमला किया था। यह आदमी यहाँ जंगल में क्या कर रहा है? जरूर कोई चालाक होगा। भाई साहब, क्या आपने इस जाल में हिरण को फंसता हुआ देखा? नहीं शिकारी साहब, मगर मैंने हिरण को इसी तरफ भागता हुआ देखा है। अरे ये हिरण तो बहुत चालाक निकला। ठीक है, मुझे भी इसी तरफ जाना होगा। ऐसे झूठ बोलकर खालिद शिकारी को भ्रमित करके हिरण को बचा लेता है। चलते चलते शाम हो जाती है। मखिया की रूह ने कहा था कि एक दिन में 3 नेक काम करने पर ही मुझे संदूक से आजाद किया जा सकेगा। अब क्या करूं? रात होने वाली है, बेहतर है मैं वापस अपनी झोंपड़ी की तरफ ही चल पड़ूं। खालिद अपनी झोंपड़ी के पास वापस आ जाता है। तभी उस संदूक से आवाज आती है, क्या तुमने 3 नेक काम किए? नहीं मखिया जी, मैंने सिर्फ 2 ही अच्छे काम किए हैं, मुझे कल फिर कोशिश करनी होगी। ठीक है, अब इस संदूक को बंद करके रखो और जब कल तुम नेक काम करके वापस आओगे तभी इसे खोलो। ठीक है, अभी मैं बंद कर देता हूं। जैसे ही खालिद उस संदूक को छूता है, मखिया की रूह संदूक से बाहर आ जाती है। हाँ, ये तो कमाल हुआ खालिद, लगता है तुमने आज 3 नेक काम किए हैं। सोचो जरा, याद है मैंने 2 नेक काम किए हैं। अभी याद आया, मैंने इस जंगल में इस हरण की भी मदद की थी। देखो, यही तो सच्चे और पाक दिल इंसान की निशानी होती है। तुमने मदद की और खुद को खबर तक नहीं हुई। मुझे अच्छा लग रहा है, अब तुम्हें निजात मिलेगी। नहीं खालिद, एक और काम बाकी है। तुम्हारी खोई हुई इज्जत और दौलत उस जमींदार से वापस लेनी है, मगर हम लोगों को कैसे बताएं कि जमींदार उन्हें फंसा रहा है और इस गांव के मखिया को जमींदार से खतरा है। तुम कुछ मत करो खालिद, अब जो करना है वो मैं करूंगा। मखिया की रूह वहां से गायब होकर जमींदार के कमरे में चली जाती है। जमींदार अपने कमरे में घूम रहा था। आज तो भारी माल हाथ लगा है, सबको कैसे बेवकूफ बनाया और सबने मुझ पर इत्मीनान भी कर लिया। अब अगली बारी तो उस मखिया के बच्चे की है। जिस तरह मैंने उसके बाप को मारा था, उसी तरह उसका खेल भी खत्म कर दूंगा और इस गांव का अगला मखिया मैं ही बनूंगा। तुम्हारा खेल तो खत्म होगा जमींदार साहब। कौन है तू?
पहचाना नहीं तुम्हें? ये शम्मूलाल कौन है? मगर तू तो मैंने मारा दिया था। तू जिंदा कैसे हो गया? मैं जिंदा नहीं, शम्मूलाल का भूत हूं। गौर से देखो मुझे, मैं बूढ़ा नहीं हुआ अभी तक। क्या भूत? ये मुझे मार देगा। चिल्लाओ जितना चिल्लाना है, मगर आज तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा। आज तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मुझे छोड़ दो। जो चाहो वो ले लो, अपना सारा माल दे दूंगा, मगर मुझे जान से मत मारो। मुझे अभी मरने का शौक नहीं। ठीक है, तो मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर छोड़ूंगा। मैं शर्त मानता हूं, मगर मुझे कत्ल न करना। अच्छा, तो तुम अभी इसी वक्त मखिया के घर जाकर गांव के चौराहे पर सबके सामने मखिया को बुलाओगे और सच सच बताओगे कि तुमने खालिद का माल छीना। बताओगे कि तुमने मुझे धोखे से मारा था और मेरी जमीन अपने नाम करा ली थी। हाँ, मैं अभी जाता हूं और मखिया साहब को बताता हूं। जमींदार पैसा और जेवरात उठाकर कहीं दूर भागने की तैयारी करता है। चलो भाई चलो, जल्दी यहां से निकलते हैं। अच्छा, तो तुम अब भागने की कोशिश कर रहे हो? रुक, तुम्हें अभी सबक सिखाता हूं। मखिया की भूतिया रूह जमींदार को उठाकर जमीन पर पटक देती है। छोड़ दो मुझे, अब समझ आ गया है। तुम जैसा कह रहे हो वैसा ही करो। माफी मांग लो। मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफ कर दूं। तुम तो बहुत गिरे हुए इंसान हो। रुक, अभी तुम्हें मखिया के सामने भेजता हूं। मखिया की रूह जमींदार को उठाकर जोर से थप्पड़ मारती है। फिर जमींदार सारी बातें सच सच बता देता है। अच्छा, तो ये बात है। अरे निच्ची, तू इतना कैसे गिर सकता है? तूने मेरे बाप को मारा जब मैं छोटा था, और अब ये मासूम खालिद को भी फंसाकर लोगों से नाजायज काम करवा रहा है। आज तुझे छुट नहीं मिलेगी। आज तेरा खेल खत्म। गांव वालों, देखो क्या हो रहा है। मार मार कर इसकी ठोकर बना दो और इसे गांव से निकाल दो। सब गांव वाले जमींदार की खूब पिटाई करते हैं और उसे गांव से दूर भगा देते हैं। इसी वक्त खालिद भी वहां आ पहुंचता है। मुझे माफ कर दो खालिद, मैंने बिना सच जाने दुश्मन का साथ दिया। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं। मखिया साहब, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं तो इस गांव का भी नहीं हूं। आपकी जगह कोई और होता तो शायद वह भी ऐसा ही करता। इस वक्त मखिया के बाप का भूत आता है। चलो बेटा, अब मेरे जाने का वक्त है। उम्मीद करता हूं कि मेरे जाने के बाद तुम इस गांव को आगे बढ़ाओगे और इस खालिद को अपने से दूर न होने दो। वो बड़ा अच्छा लड़का है। मखिया खामोश रहता है और आंखों में आंसू भरकर सिर हिलाता है। मखिया वहां से आसमान की तरफ चला जाता है और उसे आजादी मिल जाती है।